पिछली वीडियो में हम लोग पृथ्वी के आंतरिक जानकारी के बारे में, प्रत्यक्ष स्रोत उसका क्या क्या है, हमारे पास प्रत्यक्ष साधन क्या क्या है, ये हम लोग देख चुके थे। जिसमें से हम लोग खनन देखे थे कि पृथ्वी की जब खुदाई करते हैं हम लोग, ऊपर से पृथ्वी जब खोदते हैं तो कुछ किलोमीटर तक हम लोग खोद पाते हैं। उससे हमको पता चल जाता है कि पृथ्वी का आंतरिक जानकारी के बारे में, कि पृथ्वी के अंदर क्या हो सकता है। कुछ हमको पता चल जाता है ज्वालामुखी विस्फोट से, जब ज्वालामुखी फटता है तो उससे जो लावा निकलता है, उससे उस लावा क्या क्या चीज से मिलकर बना, क्योंकि वो तो पृथ्वी के अंदर से ही आ रहा है। ठीक है, तो उससे हमको कुछ पता चल जाता है। और कुछ हमको पता चल जाता है जो ऊपर जो प्राकृतिक शैलें हैं, जो चट्टान मौजूद है, ठीक है, उसका बनावट कैसा है, उससे हमको पता चलता है। हम लोग 3 प्रत्यक्ष साधन देख चुके थे पृथ्वी के आंतरिक जानकारी के बारे में, लेकिन ये क्या प्रॉपर आंसर हमको दे पाता है क्या? नहीं दे पाता। सबसे ज्यादा जो आंसर दे पाता है कि पृथ्वी के आंतरिक जानकारी के बारे में, वो है अप्रत्यक्ष स्रोत, जो हमको दिखता नहीं है, लेकिन उसके डाटा से हम लोग ये अनुमान लगा सकते हैं कि पृथ्वी के अंदर क्या होगा। आज उसी अप्रत्यक्ष स्रोत के बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला अप्रत्यक्ष स्रोत हम लोग देखते हैं तापमान और दबाव। तापमान और दबाव, जब खुदाई कर रहे थे हम लोग, है ना, तब हमको पता चला था कि हर 32 मीटर अगर नीचे जाते हैं, जैसे जैसे 32 मीटर और नीचे जाते जाएंगे तो 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाता है। इससे क्या पता चला कि मात्र 32 मीटर नीचे जाने पे, मात्र 32 मीटर नीचे जाने पे 1 डिग्री सेल्सियस तापमान मेरा क्या हो जा रहा है? बढ़ जा रहा है। तो इमेजिन कीजिए हम लोग कितना 6000 से प्लस किलोमीटर नीचे जा रहे हैं, तो तापमान क्या होगा? नीचे बहुत ज्यादा होगा। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के केंद्र तक अगर कोई पहुंचे ना, तो बहुत अधिक तापमान उसको फेस करना पड़ेगा। मतलब पृथ्वी के केंद्र में बहुत अधिक तापमान है, 6000 7000 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा तापमान है। ठीक है, तो हमको ये पता चल जाता है। दूसरा, दबाव। ठीक है, ऊपर से चट्टानों के भारी वजन के कारण केंद्र की ओर बढ़ने पर दबाव बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अगर हम लोग नीचे चलते जाएंगे तो क्रस्ट का जो मोटाई है ना, उसका जो दबाव है वो क्या होगा? यहाँ पे फील होगा कि नहीं होगा? मतलब पृथ्वी के नीचे जाने पर दबाव भी क्या होते जाता है? बढ़ते जाता है। तापमान भी बढ़ रहा है, दबाव भी बढ़ रहा है। यहाँ एक सवाल ये आया था कि अगर 6000 किलोमीटर नीचे जाएंगे तो कम से कम इतना डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ जाएगा, तो सब कुछ वहां पे पिघला हुआ अवस्था में होना चाहिए था। ठीक है पिघला हुआ अवस्था, लेकिन पूरी तरह से पिघला हुआ अवस्था नहीं है। मतलब हमारा जो कोर है वो कुछ तो पिघला हुआ अवस्था में है और कुछ पिघला हुआ अवस्था में नहीं है। वो हम लोग आगे देखेंगे कौन सा पिघला अवस्था में नहीं है, लेकिन इतना जान लेते हैं कि पूरी तरह से पिघला अवस्था में क्यों नहीं मिल पाता है सब कुछ। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अगर दबाव बढ़ा देते हैं किसी चीज पे, अगर किसी चीज पे हम लोग दबाव बढ़ा देते हैं तो उसका जो जलाने का जो तापमान चाहिए वो भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे हम इमेजिन करते हैं, एक प्लास्टिक ले लेते हैं, एक प्लास्टिक ऊपर रखते हैं और उसको नीचे से हम लोग जलाते हैं, तो सिर्फ उसका हीट से प्लास्टिक क्या हो जाएगा? जलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, लेकिन वही प्लास्टिक को हम लोग क्या करते हैं? उसका दबाव बढ़ा देते हैं, उसका घनत्व बढ़ा देते हैं और बहुत ज्यादा बंडल रख देते हैं प्लास्टिक का। ठीक है, तो क्या वही हीट से क्या उसको जला पाएगा? नहीं, फिर तो आपको तापमान बहुत ज्यादा पड़ेगा। इसका मतलब कि दबाव अगर बढ़ेगा तो तापमान भी क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो नीचे अगर तापमान बढ़ा है तो दबाव तो बहुत ज्यादा बढ़ा है। 6000 किलोमीटर का जो ऊपर का जो क्रस्ट मेंटल का जो मोटाई है, उसका दबाव बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो उसको पिघलाने के लिए सिर्फ इतना से एनर्जी से काम नहीं लगा, और ज्यादा एनर्जी चाहिए। इससे सब कुछ पिघला अवस्था में नीचे केंद्र में नहीं है। तापमान तो बढ़ता है, दबाव भी बढ़ता है, लेकिन सब कुछ पिघला अवस्था में कोई इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया तो पिघलाने के लिए और ज्यादा तापमान चाहिए। तो मैं आगे, तो इन चीजों से हमको पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर क्या है। घनत्व। ठीक है, पृथ्वी का घनत्व, पृथ्वी का औसत घनत्व साइंटिस्ट लोग अपने डाटा से एनालाइज करके निकाले 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, मतलब अगर हम लोग 1 सेंटीमीटर लंबा, 1 सेंटीमीटर चौड़ा, 1 सेंटीमीटर ऊंचा अगर हम लोग कहीं पे कुछ लेते हैं, धरती का कोई भी टुकड़ा, तो उस पर उसका जो वजन होगा वो होगा 5.5 ग्राम। ठीक है, और क्रस्ट का जो घनत्व निकला था ऊपरी परत का, वो है हमारे पास 2.7 के आसपास। इसका मतलब ये है कि अगर एवरेज बनाना है हमको, तो नीचे जो भी जैसे नीचे जाएंगे मेंटल कोर की ओर, तो घनत्व क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर ऊपरी परत का क्रस्ट का घनत्व अगर 2.7 है और नीचे भी 2.7 है, कोर भी 2.7 है, तो ओवरऑल एवरेज कितना चाहिए? 2.7। लेकिन एवरेज घनत्व कितना है हमारा? 5.5। इसका मतलब ये है कि अगर क्रस्ट का 2.7 है, इसका मतलब नीचे जाएंगे तो घनत्व हमको क्या मिलेगा? बढ़ता हुआ मिलेगा। इससे ये अनुमान लगाया गया कि क्रोड का जो घनत्व होगा सबसे ज्यादा होगा, वो होगा 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ऑब्जेक्टिव में बहुत बनता है कि पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है? 5.5। क्रस्ट का कितना है? 2.7 से लेकर 3 तक। और कोर का घनत्व कितना है? 11 से 13 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अच्छा कोर का घनत्व इतना ज्यादा क्यों है? क्योंकि कोर में हैवी मेटल्स भी तो हैं। कोर हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि ऊपरी परत को, है ना, सियाल बोलते हैं, बीच वाले परत को सीमा बोलते हैं, और नीचे वाले परत को हम लोग नीफे बोलते हैं। नीफे मतलब
निकेल और फेरस, ये सब जो भारी भारी धातु है वो ज्यादा मौजूद है किसमें, कोर में। तो ज्यादा भारी धातु है मतलब ज्यादा घनत्व होगा, इसलिए घनत्व नीचे ज्यादा है। नेक्स्ट अप्रत्यक्ष स्रोत जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है उल्कापिंड। उल्कापिंड से भी हमको बहुत ज्यादा जानकारी मिलता है। आप लोग को हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि जितना भी पृथ्वी, जितना भी ब्रह्मांड बना है वो एक ही प्रोसेस से बना है, एक महाविस्फोटक सिद्धांत से। सब कुछ एक समाहित था, अचानक से विस्फोट हुआ और धीरे धीरे एक्यूमुलेट होते गए, वो जुड़ते गए, ठंडा हो गए, चट्टान बनते गए, ये सारा कुछ प्रोसेस था। तो कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी के बाहर का जो ब्रह्मांड से कोई जब उल्कापिंड पृथ्वी पर टकराता है या पृथ्वी पे गिरता है, तो हम लोग उस उल्कापिंड को एग्जामिन करते हैं लैब में ले जाके, ठीक है। जिस हिसाब से ये उल्कापिंड बना, अच्छा उल्कापिंड क्या है, उल्कापिंड जैसे पृथ्वी एक गोल शेप, एक शेप बन गया, इस पे वायुमंडल वगैरह आ गया तो इस पे रहने लायक हो गया, ठीक है। लेकिन बहुत सारे ऐसे अभी भी पिंड है पृथ्वी जितने बड़े बड़े, पृथ्वी से भी बड़े बड़े, जो कोई शेप नहीं ले पाए, ठीक है, या उस पर कोई ऐसा चीज रहने लायक नहीं बन पाया, ठीक है, वो उस टाइप का गोल शेप में या इस तरह ग्रह नहीं बन पाए, ठीक है, तो वो उल्कापिंड कहलाए। अगर वो भी गोल टाइप में या किसी ग्रह के रूप में क्या आकार बनते हैं तो उसको भी ग्रह नाम देते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सब उल्कापिंड जब जो पृथ्वी से भी बड़े बड़े होते हैं, ठीक है, वो या पृथ्वी से छोटे छोटे जिस भी टाइप में हो, जब वो पृथ्वी से टकराते हैं, जब पृथ्वी पे आते हैं, ठीक है, तो उस उल्कापिंड का हम लोग एग्जामिन करते हैं। हम लोग देखते हैं कि जिस हिसाब से उल्कापिंड बना होगा उसी हिसाब से तो हमारा पृथ्वी बना होगा। अगर उल्कापिंड के नीचे भारी भारी धातुएं हैं और ऊपर हल्की हल्की धातुएं, इसका मतलब पृथ्वी में भी ऊपर हल्की हल्की धातुएं होगा और बीच में क्या होगा, भारी भारी धातुएं होगा, ठीक है। इससे हमको पता चल जाता है कि पृथ्वी के ऊपर हल्की परतें हैं, हल्की धातुएं हैं, और पृथ्वी के कोर में, जिस तरह उल्कापिंड के कोर में भारी धातु होगा उसी तरह पृथ्वी का भी कोर में क्या होगा, भारी धातु होगा। इससे हमको मतलब उल्कापिंड से भी हमको बहुत ज्यादा जानकारी प्राप्त हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण बल और गुरुत्वीय विसंगति, ये क्या है ये समझते हैं हम लोग। साइंटिस्ट, हमारे जो भी भूगोलवेत्ता हैं, उनको ये या साइंटिस्ट को ये पता चला कि पृथ्वी के हर जगह पे गुरुत्वाकर्षण का जो लेवल है, गुरुत्वाकर्षण का जो मान है वो अलग अलग है, ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का मान अलग अलग क्यों हो सकता है, वो तभी हो सकता है जहां उसके नीचे जो मेटल हो गए, जो धातु होगा, ठीक है, उसका द्रव्यमान अलग अलग होगा। अगर अलग, जैसे एक छोटा, देखो हम लोग पढ़े हैं कि हर एक पिंड के पास अपना गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, मतलब हर एक पिंड हमको खींच रहा है। पृथ्वी इतना बड़ा है इसलिए हम लोग को खींच कर रख पा रहा है, चट्टान चूंकि छोटा है इसलिए हमको खींच नहीं पा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं गुरुत्वाकर्षण बल सब लगा रहा है। ये जो लैपटॉप है, ये जो पंखा है, ये जो चेयर है, सबके पास कुछ ना कुछ गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, लेकिन इतना कम है क्योंकि बहुत छोटा है ना, इसलिए इतना कम है कि एहसास नहीं होता। पृथ्वी बहुत बड़ा है इसलिए हमको खींच पा रहा है, सूर्य बहुत बड़ा है इसलिए पृथ्वी को खींच पा रहा है, मतलब हर एक पास गुरुत्वाकर्षण बल शक्ति है, ठीक है। तो हर एक जगह गुरुत्वाकर्षण बल रहा है, पृथ्वी के हर एक जगह गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है, लेकिन हर जगह गुरुत्वाकर्षण बल का जो मान है वो अलग अलग है। वो तभी ऐसा पॉसिबल अलग जब पृथ्वी के नीचे का जो धातु होगा, जो पिंड होगा, उसका द्रव्यमान अलग अलग होगा। तो गुरुत्वाकर्षण बल से हमको ये पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर का हर एक जगह का जो द्रव्यमान है वो क्या है, अलग अलग है, ठीक है। जैसे हमको पता है नॉर्थ पोल पे सबसे ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, वैसे भी ये केंद्र से क्या है, नजदीक है, और केंद्र में भारी धातु है। जब भारी धातु है और जो सबसे सामने है तो उसको ज्यादा खींच पाता है, क्योंकि हम लोग कंपास में देखते हैं कि नॉर्थ पोल की ओर जो सुई दिखाता है हमको, इसका पीछे रीजन क्या है, यही है कि केंद्र से सबसे नजदीक कौन है मेरा, नॉर्थ पोल सबसे ज्यादा नजदीक माना जाता है, इसलिए नॉर्थ पोल की ओर ज्यादा डायरेक्शन हमको दिखाता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल से हमको यह पता चल जाता है कि पृथ्वी के नीचे परतों में जो भी धातु मौजूद होगा, जो भी पिंड मौजूद होगा, वो अलग अलग द्रव्यमान का होगा, कोई एक द्रव्यमान सेम द्रव्यमान का, सेम वजन का नहीं होगा, ठीक है। और यही जो द्रव्यमान अलग अलग होता है उसी को हम लोग गुरुत्वीय विसंगति कहते हैं, ग्रेविटी एनोमली कहते हैं, ठीक है। इससे पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर जो पदार्थों का जो वितरण है वो क्या है, असमान है, अलग अलग द्रव्यमान का है, ठीक है। भूकंपीय तरंगे सबसे ज्यादा भरोसेमंद बोल दीजिए, सबसे ज्यादा अप्रत्यक्ष साधन जो हमको पृथ्वी के आंतरिक जानकारी के बारे में सबसे सटीक जानकारी देता है, वो देता है भूगर्भीय तरंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग सिस्मिक वेव्स। मतलब जो भूकंप आता है, भूकंप से जो वेव्स निकलती है जिसके कारण पृथ्वी कंपन होता है, तो वो वेव्स हमको सबसे ज्यादा जानकारी देता है, ठीक है। तो सबसे प्रामाणिक और सबसे वैज्ञानिक स्रोत जो है पृथ्वी के आंतरिक जानकारी के बारे में वो है वेव्स। कौन कौन सा वेव, पी वेव्स और एस वेव्स। जब वो पृथ्वी के अंदर से गुजरती है तो उनका व्यवहार बदल जाता है, तो वही व्यवहार चूंकि बदल जाता है ना, उससे हमको पृथ्वी के अंदर बहुत सारी जानकारी हमको पता चलता है कि अंदर की चट्टानें घनी है कि ठोस है, ठीक है। जब तरंग की गति बढ़ जाती है तो पता चलता है कि अंदर ठोस बहुत ज्यादा है, ठीक है। जब स्पीड स्लो हो जाता है तो पता चल जाता है, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि कभी भी लिक्विड में स्पीड क्या होगा, स्लो होगा। मान लो तुम भी गाड़ी साइकिल चलाओ या तैरो,
है ना, एक सीधा ठोस पे तैरो, ठोस पे दौड़ो और एक पानी में दौड़ो, ठीक है। तो लिक्विड में क्या होता है, स्पीड वैसे भी स्लो होता है, जैसे ठोस मिलेगा स्पीड क्या होगा, तेज मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो वेव्स है ना, वो ठोस में बहुत स्पीड ट्रेवल करता है, और जो वेव्स जब भी जैसे लिक्विड मिला उसका स्पीड क्या हो जाता है, स्पीड क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, ठीक है। तो जैसे ही स्पीड स्लो नजर आया वेव्स के अंदर, पृथ्वी के अंदर सॉरी, जो भी जैसे वेव स्लो आया तो हमको पता चलता है कि पृथ्वी के बीच में कहीं लिक्विड मिला होगा। जैसे स्पीड तेज हुआ वेव्स का, हमको पता चलता है पृथ्वी के अंदर यहाँ पे ठोस मौजूद होगा। तो पृथ्वी के अंदर इस वेव्स के गति के कारण हमको पता चल जाता है कि पृथ्वी के अंदर ठोस है, द्रव है, गैस है, क्या क्या है, ठीक है। एस तरंगे, ठीक है, और एस तरंगे से और पी तरंगे के माध्यम से, ये हम लोग आगे वाला टॉपिक में बढ़िया से समझते हैं, ठीक। इतना जान लीजिए कि इस पृथ्वी के अंदर के बारे में जानकारी जानना है तो सबसे ज्यादा भरोसेमंद, सबसे ज्यादा सटीक जानकारी देता है वो देता है भूगर्भीय तरंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भूकंप आखिर होता क्या है। तो भूकंप सीधा सीधे हम जानते हैं कि पृथ्वी का कंपन होना क्या कहलाता है, भूकंप कहलाता है। वो भूकंप आता कैसे है, तो पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं, हम आगे पृथ्वी के प्लेटों के बारे में पढ़ेंगे अगले चैप्टर में, बस इतना समझ लीजिए कि हम जिस पे खड़े हैं अभी, ठीक है, जिस पे हम लोग खड़े हैं, जिस पे घर बन रहा है, जिस पे रोड बन रहा है, सड़क बन रहा है, वो सब एक प्लेट पे स्थित है, ठीक है। कोई ना कोई क्या है, एक प्लेट पे स्थित है, और वो प्लेट के अंदर मूवमेंट होता है। प्लेट कभी बहुत ज्यादा चौड़ा हो सकता है, प्लेट कभी पतला हो सकता है, जैसे महासागरीय प्लेट पतला होता है, महाद्वीप प्लेट मोटा होता है, ठीक है, चौड़ा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन प्लेट होता है, ठीक है। वो प्लेट आपस में मूवमेंट कर रहा है, ठीक है, या तो वो आपस में एक दूसरे के नजदीक आएगा या वो एक दूसरे के आगे घर्षण करेगा, ठीक है। तो जिसके कारण एक एनर्जी बनता है, पृथ्वी के नीचे कहीं पे एक एनर्जी स्टोर होता है उस कंपन से, उस टकराने से, उस घर्षण से, ठीक है। और वही एनर्जी जब रिलीज होता है, ठीक है, तो उससे तरंग निकलता है। वो तरंग सीधा पहुंचता है कहां पे, जिस जगह पे होता है वो वहां पे पहुंचता है और वहां पे लाता है तुम्हारा भूकंप। जहां से वो निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग, जहां से वो रिलीज होता है भूकंप उसको बोलते हैं हम लोग फोकस या हाइपोसेंटर, ठीक है। हाइपोसेंटर या फिर उसको बोलते हैं हम लोग फोकस, जहां से रिलीज होता है। और सबसे पहले जहां पहुंचता है, जैसे मान लीजिए कि नेपाल, ठीक है, या फिर जापान, जापान के नीचे प्लेट हुआ, प्लेट के नीचे क्या हुआ, भूकंप आया, मतलब एनर्जी रिलीज हुआ, वो जैसे फटेगा सामने जापान आया, तो जापान तुम्हारा क्या हो जाएगा, एपी सेंटर। तो वो एक जगह कहलाएगा तुम्हारा एपी सेंटर। तो जहां पे एनर्जी रिलीज हुआ, जहां से भूकंप स्टार्ट हुआ बनना, उसको बोलते हैं फोकस या हाइपोसेंटर, और जहां सबसे पहले पहुंचता है वो कहलाता है आपका एपी सेंटर, ठीक है। यहां तक क्लियर। तो स्थल मंडल, मतलब जो स्थल मंडल है उसके सतह से 200 किलोमीटर नीचे, 200 किलोमीटर के आसपास नीचे, ठीक है, जो भूकंप रिलीज होता है उसको मापने का जो यंत्र है वो होता है भूकंप लेखी, जिसको बोलते हैं हम लोग सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ इस टाइप का होता है जो बताता है कि भूकंप आया, जो जिस तरह डॉक्टर वगैरह में क्या होता है, जो है ना, ये तरंगों को डिटेक्ट करता है, ठीक है। तो ये बताता है हमको कि भूकंप आया है, ठीक है। उसके बाद इस भूकंप को मापने वाले यंत्र को क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ बोलते हैं, जिसको भूकंप लेखी होते हैं, ठीक है। ये 3 प्रकार का होता है हमारा भूकंपीय तरंगे, ठीक है, जिसको 2 भागों में बांट सकते हैं, एक भूगर्भीय तरंगे बॉडी वेव्स, एक धरातलीय तरंगे, धरातलीय वेग जो एल वेव्स, और भूगर्भीय तरंगे जो पृथ्वी के अंदर घुस जाता है वो होता है पी एंड एस वेव्स, ठीक है। फिर से समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कहना चाह रहे हैं कि पृथ्वी के अंदर मान लीजिए, है ना, पृथ्वी के अंदर कहीं पे भूकंप रिलीज हुआ, फोकस ये है, ठीक है। और जैसे ही वो धरातल पे पहुंचा, ठीक है, तो वहां से वो 3 वेव्स में बढ़ जाता है, ठीक है, 3 वेव्स में बढ़ जाता है, ठीक है। फोकस जहां से टकराया पृथ्वी के सतह पे, वहां से 3 वेव्स में बढ़ता है। पहला पहला पी वेव्स, दूसरा एस वेव्स, और तीसरा एल वेव्स। एल वेव्स जो होता है, एल वेव्स जो होता है वो धरातल के समीप ही समानांतर चलता है, मतलब कि हमारे अंदर हम जो कंपन फील करते हैं, धरती जो हिलता है, बिल्डिंग जो गिरता है, तहस नहस जो तबाही मचता है, ठीक है, वो किसका काम है, वो एल वेव्स का काम है। पी वेव्स, एस वेव्स जो है वो धरातल के अंदर ही चल जाती है वो, ठीक है, इसलिए उसको भूगर्भीय तरंगे बोलते हैं। तो पी वेव्स जो है, ठीक है, जो पी वेव्स है जिसको हम लोग हिंदी में प्राथमिक तरंगे बोलते हैं या प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, वो इसकी रफ्तार सबसे ज्यादा है, मतलब सबसे पहले ये जो पहुंचती है कहाँ पे, धरातल पे, भले वहां से रिटर्न हो जाती है, ठीक है, लेकिन सबसे पहले पहुंचती है, ठीक है, इसका रफ्तार सबसे तेज है।
ये ठोस में भी ट्रेवल करती हैं, लिक्विड में ट्रेवल, गैस, मतलब तीनों माध्यम में ट्रेवल कर सकते हैं, भले स्पीड अलग अलग हुआ लेकिन ट्रेवल तीनों माध्यम में करती है। मतलब कि पी वेव्स अगर चलना शुरू हुआ, पी वेव्स अगर चलना शुरू हुआ तो ठोस मिला तो भी ट्रेवल करेगा, लिक्विड मिला तो भी ट्रेवल करेगा, गैस मिला तो भी ट्रेवल करेगा, मतलब उसको कोई माध्यम से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये जो होती है वो ध्वनि तरंग जैसी होती है। ध्वनि तरंग जैसी कहने का मतलब है कि ये जो होती हैं ये अनुदैर्घ्य तरंग होती हैं। ठीक है, एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछता है ये कि ये किस प्रकार की तरंग है। ये अनुदैर्घ्य तरंग है। अनुदैर्घ्य तरंग कहने का मतलब कि अगर पी वेव्स इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, तो कंपन भी इसी डायरेक्शन में होगा। जैसे अब स्प्रिंग को ले लीजिए, स्प्रिंग क्या होगा, स्प्रिंग में संकुचन होता है ना, मतलब चिपकता है फैलता है, चिपकता है फैलता है। तो अगर पी वेव्स इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहा है तो कंपन भी इसी डायरेक्शन में होगा, मतलब स्प्रिंग के जैसा वो चिपकते जाएगा। जिससे क्या होगा कि मान लो कहीं पे कोई चट्टान नजर आया तो उस चट्टान को क्या करेगा, वो चिपका देगा, है ना। कोई भी प्लेट नजर आया, ठीक है, तो उस प्लेट को क्या करेगा, चिपका देगा। तो जब चिपकाएगा तो दोनों में क्या होगा, टकरार होगा, टकरार से क्या होगा, क्या होगा, पहाड़ बनेगा, पर्वत बनेगा। ठीक है, तो ये पी वेव्स जो है वो क्या करता है, वो पी वेव्स जो है वो जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, कंपन होगा। ठीक है, मतलब इसी डायरेक्शन में क्या होगा, इसी तरह से वो कंपन होगा, मतलब ऐसे ऐसे कंपन होगा। ठीक है, ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं। इसके कारण क्या होता है, फैलाव होता है, सिकुड़न होता है। मतलब जैसे स्प्रिंग क्या होता है, फैलता है सिकुड़ता है, फैलता है सिकुड़ता है। इसलिए चट्टान भी जो होगा वो या तो उसको चिपका देगा या तो फैला देगा, चिपका देगा या फैला देगा। चिपकाएगा तो क्या बनेगा, चिपकाएगा तो पहाड़ जैसा बनेगा, और जब फैला देगा तो क्या बनेगा, गर्त बनेगा। ठीक है, तो ये है पी वेव्स का काम। दूसरा जो है एस वेव्स, ये एस वेव्स जो है ना वो पी वेव्स के बाद धरातल तक पहुंचता है और वो तुरंत पृथ्वी के अंदर ही ट्रेवल करने लगता है। ठीक है, और ये केवल ठोस माध्यम में चलता है, केवल ठोस माध्यम में। मतलब अगर पी एस वेव्स को, सॉरी, अगर एस वेव्स को कहीं पे लिक्विड नजर आया, लिक्विड नजर आया तो वहां पे विलुप्त होगा, उसके आगे वो जा ही नहीं सकता, उसके आगे नहीं जाएगा वो। ठीक है, वहीं पे खत्म हो गया वो। ठीक, तो ये कैसे, ये लाइट वेव्स के जैसे हैं, पानी की लहरों के जैसे। कहने का मतलब कि अगर एस वेव्स इस तरह से चल रहा है तो कंपन ऊपर नीचे होगा। ठीक है, मतलब ये इस तरह से लहरों के जैसा, इसलिए इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अनुप्रस्थ तरंग बोलते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पी वेव्स जो है उसको अनुदैर्घ्य तरंग बोलते हैं, क्योंकि जिस डायरेक्शन में वो ट्रेवल करेगा उसी के समानांतर क्या होता है, कंपन फैलाता है। एस वेव्स जो होता है वो जिस डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा उसके 90 डिग्री पे, है ना, उसके ऊपर नीचे क्या करेगा, वो कंपन फैला, उसके नीचे वो कंपन फैलाएगा। इसलिए इसका नाम क्या है, अनुप्रस्थ तरंग। ठीक है, और एक जो तरंग है, एक जो तरंग है धरातलीय तरंग, जिसको बोलते हैं हम लोग सरफेस वेव्स या तो एल वेव्स। इसका काम है, इसका काम है क्या करना, इसका काम है पृथ्वी के ऊपरी सतह पर चलना और पृथ्वी पे तबाही मचाना। ठीक है, ये एल वेव्स का काम है। अब हम लोग देखते हैं कि इससे ये जो है, ये जो है, ये तीनों चीज से, ठीक है, ये जो पी वेव्स और पी वेव्स और जो एस वेव्स है, ठीक है, पी वेव्स और एस वेव्स जो है, इससे हमको पृथ्वी के अंदर की जानकारी के बारे में कैसे पता चलता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे कहीं पे पी वेव्स निकला, ठीक है, यहाँ पे टकराया और यहाँ से वो रिटर्न हुआ। तो जब रिटर्न होगा, ठीक है, तो चूंकि अभी हम लोग देख लेंगे कि पृथ्वी के नीचे जो घनत्व है ना वो अलग अलग है, दबाव सब अलग अलग है, तापमान अलग अलग है। तो पी वेव्स वो सीधा ट्रेवल नहीं कर पाता है, क्योंकि चूंकि जैसे वो चलेगा, जैसे कभी सघन माध्यम मिला, कहीं विरल माध्यम मिला, कहीं सघन माध्यम मिला, तो चलने का जो डायरेक्शन वो क्या होगा, अलग होगा। जैसे हम लोग साइंस में पढ़े हैं ना कि जब लाइट जब ट्रेवल करता है तो जैसे ही वो ऊपर से पानी में जाएगा तो वो मुड़ जाएगा। क्यों मुड़ जाएगा, क्योंकि माध्यम चेंज हो गया, अलग अलग माध्यम मिल गया। उसी तरह नीचे जो है घनत्व वो अलग अलग है, इसलिए वो जब चलती है तो धीरे धीरे इस तरह से मुड़ती हुई जाती है। पी वेव्स मतलब इस तरह से मुड़ जा रहा है। ठीक है, मतलब कि पी वेव्स को हमको इधर 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 हमको डिटेक्ट, मतलब पी वेव्स जब हम लोग चेक करेंगे तो हमको यहाँ से अगर वो पी वेव्स चलना स्टार्ट हुआ तो हमको यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा, पता चल जाएगा यहाँ पे पी वेव्स आया, वहाँ पे पी वेव्स आया, 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 पी वेव्स आया। लेकिन कुछ ऐसा जो होता है जहाँ पे पी वेव्स गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है, सुनो, चल रहा है, ठीक है, लेकिन जैसे उसको कहीं लिक्विड मिल गया तो उसका जो चलने का जो डायरेक्शन था वो अलग हो गया। ठीक है, वो चलने का डायरेक्शन क्या हो गया, वो अलग हो गया। लेकिन फिर से उसको जब माध्यम फिर दूसरा मिल गया तो फिर से वो इस डायरेक्शन में मुड़ जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आप फिर से समझिएगा कि पी वेव्स जो है वो आराम से अपना रास्ता से चल रहा था, मुड़ मुड़ के चल रहा था, क्योंकि घनत्व वैसे भी, दबाव वैसे भी सब अलग अलग था। ठीक है, लेकिन जैसे उसको बीच में लिक्विड मिल जाता है ना,
तो उसका गति थोड़ा स्लो हो जाता है और उसका पाथ थोड़ा मुड़ जाता है, क्योंकि अभी हम लोग देखें कि सघन माध्यम से विरल माध्यम जैसे कोई प्रकाश आता है वो मुड़ जाता है, तो ये मुड़ जाता है, फिर से है ना वो चलता है आराम से, फिर जैसे उसको कोई और ठोस माध्यम मिल गया या कोई और माध्यम मिल गया, फिर से वापस उसी रास्ता पे आ गया। तो ये जो जोन है ना, ये जो शैडो जोन है, इसको बोलते हैं, जहां पे प्रकाश तरंग नहीं पहुंच पाता है उसको बोलते हैं शैडो जोन। और वो होता है, ये गूगल के हिसाब से 103 डिग्री है, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के हिसाब से आप याद रखिएगा 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री, है ना। ये मान लीजिए पूरा सर्कल पूरा 180 डिग्री, है ना, और ये पूरा कितना, यहाँ से यहाँ तक कितना 180 डिग्री, एक पूरा आधा 180 डिग्री, तो 105 से लेके 145 डिग्री तक, 105 से लेके 145 डिग्री तक, ठीक है। पी वेव्स जो है वो 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक इसका बनता है शैडो जोन, यहां तक पी वेव्स नहीं पहुंच पाता। समझ में आया? एस वेव्स क्या करता है वो हम लोग समझते हैं अब, ठीक है। एस वेव्स क्या करता है कि एस वेव्स जब चलता है, ठीक है, एस वेव्स उसी तरह, एस वेव्स स्टार्ट होता है चलने के लिए स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे उसको यहाँ पे कुछ ऐसा चीज मिलता है जिसके बाद वो आगे डिटेक्ट ही नहीं होता है, इधर हमको एस वेव्स मिलता ही नहीं है, ठीक है। इधर भी इसी तरह से आ रहा है, और लेकिन इधर जो है ना, इधर मिलता ही नहीं एस वेव्स। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि हम पढ़ लिए हैं कि एस वेव्स जो है वो सॉलिड में ही खाली ट्रेवल करता है, लेकिन जैसे ही उसको लिक्विड मिलता है वो ट्रेवल नहीं करता। इसका मतलब अगर 105 डिग्री के बाद अगर हमको एस वेव्स नहीं मिल पा रहा कहीं पे, 105 डिग्री के बाद अगर एस वेव्स, देखो 180 डिग्री इधर से भी तो 180 डिग्री इधर से भी होगा ना, है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना, मतलब इधर से भी 105 से लेके 145 तक ही नहीं बन पा रहा है, ठीक है। उधर से भी लो या तो इधर से लो, एक ही बात है। तो अगर एस वेव्स इधर डिटेक्ट नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब क्या रीजन हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसको लिक्विड से भेटा गया होगा, लिक्विड मिल गया होगा उसको, ठीक है। तभी वो कुछ दूरी तक तो आ पाता है, जब तक उसको लिक्विड नहीं मिलता है तब तक वो आता है, लेकिन जैसे ही उसको लिक्विड मिल जाता है, ठीक है, उसी समय वो गैप हो जाता है। इसका मतलब एस वेव्स जो है ना वो 105 डिग्री से लेके 105 डिग्री से लेके सीधा गायब, मतलब इसको बोल सकते हैं कि 105 डिग्री से लेके वापस 105 डिग्री तक एस वेव्स का क्या है, शैडो जोन है। ये है एस वेव्स का शैडो जोन, ठीक है। पी वेव्स का शैडो जोन एक बार हम लोग क्लियर करते हैं। पी वेव्स का शैडो जोन जो है वो है 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक, ठीक है। मतलब ये रीजन है जहां पे पी वेव्स नहीं पहुंच पाता, ठीक है। एस वेव्स का जो शैडो जोन है वो है 105 डिग्री से लेके 105 डिग्री तक, मतलब 105 डिग्री तक वो डिटेक्ट होता है, लेकिन उसके बाद डिटेक्ट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसको मतलब नहीं डिटेक्ट हो पाता। इससे हमको ये पता चल जाता है कि बीच में कहीं पे लिक्विड होगा, है ना, तब हमको जानकारी मिलता है कि कोर का जो आउटर कोर है और जो इनर कोर है, तो आउटर कोर हमारा है लिक्विड स्टेज में, और जो इनर कोर है वो पता चल जाता है हमको सॉलिड स्टेज में। ऐसा इसलिए, ये तो लिक्विड पता चल गया किससे, एस वेव से हमको बता दिया कि लिक्विड स्टेज है, लेकिन ये सॉलिड है कैसे पता चला? ये पता चलता है पी वेव्स के, जब पी वेव्स ट्रेवल करता है, ठीक है, तो उसका जो स्पीड है वो यहाँ पे इस रीजन में आके स्लो हो जाता है, लेकिन जैसे ही सॉलिड मिलता है ना उसका स्पीड बहुत तेज फिर फास्ट हो जाता है ना। तो चूंकि जब जैसे ही वो स्पीड स्लो हुआ तो इससे हमको पता चला कि स्लो हो सकता है क्योंकि लिक्विड होगा तभी, है ना। तो ये पी वेव्स और एस वेव्स हमको ये बता देते हैं कि बीच में जो आउटर कोर है वो किस अवस्था में, लिक्विड अवस्था में, ठीक है। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट था, आप एक बार फिर से रिमाइंड करा के देख लीजिएगा, ठीक है, अच्छा समझ आएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।